सो आज हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शंस को डिस्कस करना है। पार्टीशन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करने की। आप लोगों ने जिन लोगों ने डबल मैथ पढ़ी हुई है उन्होंने बल्कि शायद सिंगल मैथ वालों ने भी पार्टीशन फंक्शंस को कैलकुलस में डिस्कस किया हो। आइडिया वही है जो मैथमेटिक्स के अंदर पार्टीशन फंक्शंस का होता है, लेकिन यहाँ पर ये कदरे आसान है उसके निस्बत। सो पार्टीशंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सिस्टम है। यहाँ पर लेट्स सपोज के यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है, काफी सारी स्टेट्स में मौजूद है। इसकी मैं कह देता हूँ कि इसमें ना मुख्तलिफ सेक्शन मैंने बनाए हुए हैं। इस सेक्शन की एनर्जी से ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी डी है। तो ये एक जो सेक्शन है इसके अंदर सारे वो पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनकी एनर्जी ए है। मैं इसको अब क्या करता हूँ कि मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, इसकी पार्टीशंस कर देता हूँ। तो पार्टीशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इन सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके पार्टीशन फंक्शन को मैं जी ए कह देता हूँ। इस जी ए से मुराद है कि एक ऐसा पार्टीशन फंक्शन जो उन तमाम स्टेट्स का सम है जिनकी एनर्जी ए है। लाजमी नहीं कि एनर्जी हो, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जो सेम प्रॉपर्टीज रखती है, कोई एक सेम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखती है। हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस पार्टीशन फंक्शन को एनर्जीज के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरीके से इसके लिए एक और पार्टीशन फंक्शन लिख देते हैं, को मैं जी सी कह देता हूँ। सो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का आइडिया है। और सो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इस स्टेट के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, मतलब लेट्स सपोज कि इसके अंदर एन नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, एन ए कह लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं एन। उनमें से एन ए स्टेट ए में मौजूद हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट ए में मौजूद होने के एलिमेंट्स की या एटम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एन एटम्स इस स्टेट ए के अंदर मौजूद होंगे। बेसिकली इसको मैं पी ऑफ ए का नाम दिया है। हमने पढ़ा है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में कि इस तरह की प्रोबेबिलिटी, किसी स्टेट अल्फा में होने की प्रोबेबिलिटी इस फैक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये याद है ना आप लोगों को? जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी, नो सर। ओके फाइन। सो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये बेसिकली तमाम स्टेट्स के सम को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? अगर आपको याद हो तो हम प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिखते हैं। सो जिस स्टेट के ऊपर आपने फाइंड करनी है, सो लेट्स सपोज ई रेस टू पावर माइनस एक्स वन कह लें। जिस स्टेट आज आप बिना स्क्रीन के समझा रहे हैं? क्या आप आज बिना स्क्रीन के समझा रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये किसी को भी शो नहीं हो रही स्क्रीन? हो रही है, हो रही आप है, दोबारा हो रही है। आप दोबारा से ज्वाइन करके देखें सोमर। सर एक ही पेज शो हो रहा है। अभी मैं उसी पेज पे ही हूँ असल में। वो पार्टीशन फंक्शन वाला पेज। हाँ अभी मैं उसी पे हूँ। ये अभी जो मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये मैं इसके सर्कल बना रहा हूँ, ये नजर आया है? अब आया। हाँ तो इसका मतलब आपको स्क्रीन शो हो रही है। सोमल आपको हो रही है? से वो दोबारा ज्वाइन कर। अच्छा, हो गई। हो गई है स्क्रीन शो? ठीक है। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था कि आपको याद होगा जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो हम वहां पर कुछ इस तरीके से लिखते हैं।
सो लेट्स सपोज के इस चीज को देखें आप, आपने सेंटर ऑफ मास को पढ़ते वक्त इस तरह का कोई रिलेशन पढ़ा होगा। यहाँ जी पर हम सर। क्या कर रहे हैं, तमाम मैसेज के ऊपर सम कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटीज के केस में भी जब मैं किसी एक चीज की प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ, से मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इन सम स्टेट, इन सम स्टेट, उसके बाद मुझे इस प्रोबेबिलिटी को करना पड़ता है नॉर्मलाइज। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि मैं यहाँ पर एनर्जी लिख देता हूँ, ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई अल्फा लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे, ये तो मैंने किसी एक स्टेट की फाइंड की है ना, मुझे इस प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज करना है। वहां पर मैं फिर क्या करता हूँ, मैं तमाम स्टेट्स की एनर्जीज का सम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसका फायदा क्या होता है कि जब हम सारी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, सो लेट्स सपोज कि इसके अंदर एक स्टेट ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, तो जब आप स्टेट नंबर 1 + 2 + 3 और अप टू n स्टेट की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वैसे में 1 के बराबर आएगी। ठीक है, यस सर। तो इसलिए हम यहाँ पर टोटल सम के साथ डिवाइड कर देते हैं, किसी भी चीज का सम हो। इस चीज को नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। आप लोगों ने अगले सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है। सो बेसिकली ये चीज नॉर्मल, इसको इसको कहते हैं किसी चीज को नॉर्मलाइज कर देना, यानी कि हर चीज का इफेक्ट एक जैसा बनेगा। इज इट क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग पार्टीशन फंक्शन कह रहे हैं। और पार्टीशन फंक्शन क्या है, सम ओवर ऑल स्टेट्स है। यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टेट की बात करें जिसकी एनर्जी अल्फा है। सो ये 4 स्टेट्स हैं, इनमें से मैंने सिर्फ एक स्टेट की बात की जिसकी एनर्जी अल्फा है। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, ये उन तमाम स्टेट्स का सम होगा जिनकी एनर्जी अल्फा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको असल में नहीं होनी चाहिए। अच्छा देन, अब इस पार्टीशन फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हम चूंकि एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो इस पार्टीशन फंक्शन में सिस्टम की जितनी भी स्टेट्स हैं, उनकी एनर्जीज के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होगी। और अगर इस आपको एक दफा एनर्जी पता लग जाए, इसको आप इंटरनल एनर्जी कह लें, तो आप बाकी सारे फंक्शन ऑफ स्टेट फाइंड कर सकते हैं। सो हम जी के जरिए सारे के सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, प्रेशर, गिब्स फंक्शन, हर क्वांटिटी जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। लेकिन अब हमने इसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कैसे यूज करना है, आपको सबसे पहले कोई पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ेगा। जब आप एक दफा पार्टीशन फंक्शन लिख देंगे, तो हम फिर उससे रेलिवेंट फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम लिखते कैसे हैं पार्टीशन फंक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट पार्टीशन फंक्शन लिखने के लिए आपके पास यही होता है कि P इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यही होता है कि Z इज इक्वल टू सम ओवर ऑल स्टेट्स ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई अल्फा। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है 2 लेवल सिस्टम के लिए। तो 2 लेवल सिस्टम से मुराद ये होती है कि एक ऐसा एटम जिसके जिसके 2 लेवल्स हैं। आप कह रहे हैं लाइमन और बाल्मर सीरीज, ये 2 लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के। हमने ये कहा है कि एक ये लोअर लेवल है और ये आपके पास अपर लेवल है। इस लेवल की एनर्जी -डेल्टा/2 है, इस लेवल की एनर्जी +डेल्टा/2 है। सो ये एक स्टेट है, आप इसको कह रहे हैं ये स्टेट 1 है, इसको कह रहे हैं कि ये स्टेट 2 है। हमने पार्टीशन फंक्शन लिखना है, तो इसका मतलब है कि पार्टीशन फंक्शन लिखने का मतलब है कि मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 का सम चाहिए, इनकी एनर्जीज का सम चाहिए। लेकिन ये सम मैं ऐसे नहीं ले सकता। मुझे पता है कि ये जो सम है, ये इस क्वांटिटीज के जरिए रिलिंक करते हैं। सो मुझे असल में यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा E1 पहली स्टेट, आप इस प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा E2 सेकंड स्टेट। ये सारी स्टेट्स के ऊपर अब सम हुआ है। सो पहली स्टेट की एनर्जी कितनी है, E1
माइनस डेल्टा बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा बाई टू आ गया। यहाँ पर कितनी है, प्लस डेल्टा बाई टू, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये उसकी आ गई एनर्जी। अब देन आप इस फंक्शन को एक और कॉमन नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं कॉस की, क्योंकि ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के बराबर होता है। तो ये आपके पास इस सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है। इज इट क्लियर? जी सर। तो ये बहुत आसान क्या काम है। जी सर। जी जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर। अच्छा, अभी उसमें किसी ऐसे लगा था जैसे किसी ने कोई सवाल पूछा है। एक्सपोनेंशियल बी डेल्टा बाई टू, ये सर ये नीचे वाला फार्मूला बना है, टू को हाइपरबोला हाइपरबोलिक का फार्मूला हाँ जी, बना है। हाँ जी, तो वही हमने लिख दिया फार्मूला। ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना राइट साइड पे। अच्छा, आपकी बुक में ना इसी एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल है जो मैंने स्किप कर दिया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, लेकिन करना उसमें भी यही, उसको आप एक दफा लाजमी कीजिएगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें दो स्टेट्स हैं, उसमें आपके पास एन स्टेट्स की वन है। उसे लाजमी कीजिएगा, अगर उसमें कोई इशू हो तो फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें आपकी जो बुक है ना, ये चैप्टर नंबर 20 है आपकी बुक का। मैं सर ये भी स्टार्ट, ये जो अब करवा रहे हैं। हाँ, ये एक नया चैप्टर कर रहे हैं ना आज हम लोग, पार्टीशन फंक्शन का। सही। तो ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 20 है ये। तो आपकी बुक में ना इन्होंने एक और प्रॉब्लम दी हुई है जिसे आपने लाजमी करना है, और अगर उसमें कोई मसला हो तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। एग्जाम्पल है 20.1 का बी पार्ट। ये मैंने यहाँ पर ए पार्ट किया है। आपने इसका बी पार्ट करना है, और इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल 20.2 भी कर लेनी है इसकी। अच्छा, बहरहाल, सो इस तरीके से हम पार्टीशन फंक्शन को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब बस सवाल ये कि अभी तक जो हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पढ़ते आए हैं, उन्हें हमने कैसे लिखना है जी की फॉर्म में, अब उन्हें कन्वर्ट करना है। इनमें से कुछ क्वांटिटीज मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, दो तीन, और दो तीन आपने ऐसा प्रैक्टिस खुद करनी है आज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते वक्त हमने ये लिखा था। हमने रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो क्वांटिटी है, ये तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमने इस न्यूमरेटर को जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू बीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ई आई, यहाँ से ई आई बाहर निकल आएगा पावर रूल के जरिए, और सो एक्सपोनेंशियल के जरिए, और ये फैक्टर आपके पास बच गया। इस माइनस को उठा के हम लोग ले गए हैं इस साइड पर। तो ये न्यूमरेटर आपका अब बराबर आ गया माइनस पार्शियल जी बाई पार्शियल बीटा के। क्लियर? सो आपके पास इक्वेशन बन गई ये। अब ये जो 1/z है, अब अगर मेरे पास कोई चीज ऐसे लिखी हो 1/x, और यहाँ पर लिखा हो dx, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ d ऑफ log ऑफ x? लॉग की फॉर्म में। ऐसे लिख सकता हूँ ना डिफरेंशियल को। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको d ऑफ log z लिख दिया है। तो ये बहुत आसान फार्मूला बन गया। जो भी पार्टीशन फंक्शन गिवन हो, आप उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू बीटा, आपको क्या मिल जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है। यस। जैसे अब इस मिसाल में, इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आएगी, 2 कॉस हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबॉलिक, बीटा डेल्टा बाई टू इंटू डेल्टा बाई टू। तो ये इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है। एक स्टेप का काम है सिर्फ। तो इस तरीके से हम बाकी फंक्शंस भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हमने एंट्रोपी निकालनी हो, एंट्रोपी के लिए एक फार्मूला आपको
आपने ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये अभी जो हम पढ़ के आए हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई अल्फा। सो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि असल में इसके बराबर होता है। क्लियर? तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पर अल्फा को जे से रिप्लेस कर दिया, ये भी इस वजह से किया क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पर जे लिखा हुआ था, वरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस साइड पे, देन एक्सपोनेंशियल खत्म करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी और सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ तक ये इक्वेशन निकाल ली है। इस कैलकुलेशन को देख लें, अगर कोई चीज तंग कर रही है तो फिर हम आगे चलते हैं, नहीं कर रही तो आगे चलते हैं। क्लियर? यस सर। ओके। अब आपको याद होगा जब हमने स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी पढ़ी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस इज इक्वल टू माइनस के लॉग ओमेगा, और ये क्या चीज थी? नंबर ऑफ, हाँ जी कौन बताएगा? सर जी नंबर ऑफ माइक्रो नंबर स्टेट्स। ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अच्छा, वहां पर मैंने एक चीज स्किप कर दी थी और अभी भी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमने सिलेबस थोड़ा सा निकाल दिया है अनलकीली। तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होते हैं ये असल में पी लॉग पी के बराबर होते हैं। पी क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी। सो ये बेसिकली ये एक्चुअल फॉर्म है, ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है कि आप एंट्रोपी को प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आता है कैसे, या भूल जाएं कैसे आता है, ये इस चीज को बस आप याद रखें कि ये जो लॉग ऑफ ओमेगा है, सर जी ये कि ये जो एक मिनट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। कि ये जो लॉग ऑफ ओमेगा ये असल में इसके बराबर होता है। यस सर। बस ये चीज याद रख लें, ये आता कैसे है, ये हमने स्किप कर दिया है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो हम किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। आप पूछें क्या कह रहे थे आप आपको क्वेश्चन कर रहे थे। सर जी वो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इक्वल होती है पी लॉग पी। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी, जी सर। इसकी बहुत अच्छी डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, लेकिन हम लोग फिलहाल उसको नहीं कर रहे, तो इसको इस चीज को याद कर लें आप लोग। इसको किसी वक्त टाइम मिला तो, या आप लोगों ने का इंटरेस्ट हुआ तो डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने पी आई को एज इट जी इज सर। रहने दिया है, इस लॉग ऑफ पी आई की जगह ये एक्सप्रेशन उठा के इंसर्ट कर दिया है। इस पी आई को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। सम आप स्टेट्स के ऊपर ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर नहीं ले रहे हैं, तो लिहाजा ये तो कांस्टेंट नंबर, इस कांस्टेंट को उठा के बाहर ले जाएं, ये बाहर आ गया। लॉग ऑफ जी के ऊपर भी सम नहीं ले रहे, इसको भी उठा के बाहर ले आए, लिख दिया बाहर। अब अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के, ऐसे ही है। जी सर। और ये चीज किसके बराबर है? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमेशा वन के होती है। 1 के होती है, ये यूनिटी, तो जिसकी वजह से हमने असल में इधर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में जी इंट्रोड्यूस करवाया था नॉर्मलाइजेशन की वजह से। सो बीटा की जगह पुट कर दें 1/kt। सो यहाँ पर जो k आएगा ये k इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ u/t बचा और प्लस k log c। ये आपके पास एंट्रोपी का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। आसान है ना एंट्रोपी कैलकुलेट करना? यस सर। सिर्फ g लिखें और देन उसका डेरिवेटिव लें, u आ जाएगा बीटा के लिहाज से, और देन उसका लॉग लेंगे तो आप इंसर्ट कर दें, आपके पास एंट्रोपी निकल आएगी। एक और फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं और बाकी फिर काम आप बाकी फंक्शन इसी तरीके से आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, इसको हम लोग कहते हैं u माइनस टी एस। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एंट्रोपी की इक्वेशन से, टी से मल्टीप्लाई कर दें, एस को इधर आगे पीछे कर लें, ये फंक्शन आपने बना लिया, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। सेफ तो बन गया है, लेकिन हमने असल में इसको थोड़ा सा, हमने यहाँ से z का फंक्शन निकालना है,
तो यहाँ असल में यहाँ से भी यहाँ से आप एफ निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से एक और रिलेशन निकालेंगे कि पार्टीशन फंक्शन को एफ की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगेन थोड़ी सी अरिथमेटिक्स है। लॉ को खत्म करने के लिए आपको, अच्छा इस के टी को मैंने यहाँ पर बीटा लिख दिया है। लॉ को खत्म करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल लेना होगा, तो z इज इक्वल टू माइनस ई बीटा एफ। ये पार्टीशन फंक्शन का एक और रिलेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। वैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये दोनों फंक्शंस इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको एफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन डिराइव कर देता हूँ और ये इसके बाद एंड करते हैं इसको। अगर आपको याद होगा कि हम एस एंट्रोपी को एफ की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये चीज बनती है। और अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, इस चीज का, इसका डेरिवेटिव लें, तो आपके पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। क्योंकि जारी बात है कि कांस्टेंट के तौर पर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और log z एज इट इज आ गया, प्लस के टी एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस, और log z का डेरिवेटिव ले लिया आपने टी के लिहाज से। अच्छा, z का डेरिवेटिव टी के लिहाज से कांस्टेंट नहीं होना चाहिए? जी, आपने मैं यहाँ पर एक इक्वेशन भी लिख देता हूँ ताकि फिर इसी स्लाइड पे रहेंगे। हम यहाँ पर डेरिवेटिव इस चीज का ले रहे हैं, तो ये वाली जो टर्म में है, ये वाली पार्शियल लॉग ऑफ z ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट v, ये जीरो नहीं होनी चाहिए? सर वॉल्यूम कांस्टेंट पे। हाँ जी, ये टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि z में t तो आता ही नहीं है, हम तो t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जी सर। सोच लें। जी हम एनोट्रोपी फाइंड आउट कर रहे हैं और वो एनोट्रोपी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ तो z है ना, वो तो एंट्रोपी का तो ठीक है, वो तो करती है, लेकिन यहाँ तो z है, हम तो डेरिवेटिव तो z का ले रहे हैं इस वक्त t के लिहाज से। सर जी जी के फार्मूले में इंटरनल एनर्जी आती है और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एग्जैक्टली, क्योंकि जी का फॉर्मूला इंटरनल एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जीज असल में टेम्परेचर की वेरिएशंस होती हैं। तो लिहाजा ये चीज कांस्टेंट नहीं होगी, ना ये पी के ऊपर कांस्टेंट होगी, ना ही ये वी के लिए कांस्टेंट होगी, ये हमेशा कोई ना कोई आंसर यील्ड करेगी, अनलेस के ई कांस्टेंट है आपके पास। अगर ई कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि यू कांस्टेंट है, अगर यू कांस्टेंट है तो फिर इसका मतलब है कि चेंज नहीं आ रही टी, क्योंकि पार्शियल यू बाय पार्शियल टी आपके पास जीरो होते हैं अगर यू कांस्टेंट हो तो। तो लिहाजा ये आपके पास एस का एक और रिलेशन आ गया है। इसी तरीके से हम हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि टी पार्शियल एस बाय पार्शियल टी वी के बराबर होता है। अच्छा, अब चाहें तो आप इसका दोबारा से टी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, आपकी मर्जी है। लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो टी डी एस होता है ये असल में यू के बराबर है। तो ये जो चीज़ है ये असल में इस चीज़ के बराबर होती है, ऐसे ही है। जी सर। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब आपने पहले एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, यू के लिए अभी हमने कहीं पर रिलेशन कैलकुलेट किया था। जी हाँ, यहाँ से इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं, u इज इक्वल टू टी एस माइनस के टी लॉग जी। तो इस रिलेशन को यूज करें, u का t के लिहाज से डेरिवेटिव लें, वो ये, हाँ वो यहाँ पर इंसर्ट कर दें।
मतलब आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने यही वाला रिलेशन यूज करना है, कोई भी रिलेशन यूज कर लें उसको टी जिसमें टी आता हो, ताकि आप डिफरेंशिएट वगैरह कर सकें। तो देन जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो सीवी का एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो इससे डिफरेंट भी हो। जी क्या? आपकी बात समझ नहीं आई मुझे, आपका क्वेश्चन दोबारा बताइए। दोबारा पूछ लीजिए। ओके चलें, अगर नहीं पूछना आपने तो फिर हम इसको आ, यहाँ, ये आपका सी का एक्सप्रेशन आ गया। तो आप अगर यू का कोई और एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं जो मैंने बताया वो नहीं करना, ना करें। आप डायरेक्ट एस के लिहाज से एस यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लें, छोड़ें इस चीज को। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें कि एज इट इज आ जाएगा, लॉग जी बाई लॉग टी आ जाएगा, यहाँ पर दोबारा कर लें। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक दफा टी के लिहाज से लें, एक दफा इसके लिहाज से लें। सो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आपके पास यही बनेगा। या अगर आप वैसे कोई और एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं यू का जो हम पहले पढ़ रहे हैं तो उसको यूज कर लें, उसमें इस एक्सप्रेशन की फॉर्म चेंज हो जाएगी। सो ये सिर्फ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? यहाँ जी, ये तो मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने पिछले वाला भी कर दिया था अपलोड। ओके सर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने बुक में से क्या क्या करना है इस लेक्चर से रिलेटेड। व्हाइट बोर्ड स्लाइड। आपको ब्लंडल की किताब शो हो रही है ना? अच्छा, तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 20 को हम लोगों ने पढ़ा है आज। इसमें हम लोगों ने पहला आर्टिकल डिस्कस कर लिया इसका। सॉरी मेरा सिस्टम। सो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाई है, ये वाली 20.1। आपने इस एग्जांपल को खुद करना है। सो ये इसमें समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, बाकी ये बहुत ट्रिवियल चीज है। सो ये आप कर सकते हैं, इसमें इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं खुद भी करवाता तो मैं ये शायद ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर स्किप कर देता, कि ये आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट करना है कि हम यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये एन लेवल सिस्टम के लिए भी उसी तरीके से प्रॉब्लम की हुई है, इसको भी देख लीजिएगा। अम, इसको छोड़ दीजिएगा, इस प्रॉब्लम इस एग्जाम्पल के डी पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। सिर्फ ई का एक्सप्रेशन चेंज है और कुछ चेंज नहीं है इसमें। सो मैं आपको ई का अगर यहाँ से कुछ सवाल दूंगा तो मैं आपको ई का कोई भी एक्सप्रेशन दे सकता हूँ जिसके लिए आपने जी कैलकुलेट करना होगा। इट डजेंट मैटर कि एक्सप्रेशन मुश्किल है या आसान है, बस आपको तरीका उसका आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। सो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं। इंटरनल एनर्जी हो गई है, यहाँ पर ये एंट्रोपी का फंक्शन है, इसी तरह ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, और ये मैंने सीवी का फंक्शन यहाँ पर कैलकुलेट किया है। सो बाकी बहुत सारे फंक्शन है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने प्रेशर का भी किया हुआ है, इसमें एफ का डेरिवेटिव वी के लिहाज से ले लें। यहाँ पर एंथैल्पी है, एंथैल्पी के लिए आपको जारी बात है दो तीन चीजें। जी जी। कोई क्वेश्चन? सो इसी तरीके से आप एंथैल्पी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यू प्लस पी वी के जरिए। यू और वी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यू और पी।
सिर्फ उनको यहाँ पर इंसर्ट करें और सिंप्लीफाई कर लें। गिब्स फंक्शन भी आपको पता है, एफ प्लस होता है, एफ भी आपने कैलकुलेट कर लिया, पी भी कर लिया, इनको इंसर्ट करें, सॉल्व कर लें। तो ये बहुत सारे फंक्शन इन्होंने यहाँ पर सम अप करके लिख दिए हैं। ये उनका स्टैटिस्टिकल मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन है इन फंक्शंस ऑफ स्टेट्स की। ये एक्सप्रेशन अगर ये एक्सप्रेशन कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे फिजिकल पेपर हो, कम से कम अगर मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ या आम रूटीन में भी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत एक मुश्किल काम है। बस आपको ड्राइव करने आने चाहिए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे फंक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने दोबारा उसी एग्जांपल में टू लेवल सिस्टम को लेकर उसकी इंटरनल एनर्जी और सी वी एफ वगैरह कैलकुलेट किए हुए हैं। तो ये आप एक दफा इसको लाजमी लाजमी कर लीजिएगा। ओह, मैंने इसका डेरिवेटिव गलत लिया था, फिर क्या? कॉस हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव टेन हाइपरबॉलिक होता है? I don't know, मैंने फिर गलत ले लिया होगा डेरिवेटिव। हाँ, ये चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक लिखा था, हो सकता है कि मैंने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी हो। यहाँ पर टेन हाइपरबॉलिक लिखा हुआ है, तो बहरहाल वो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ओह आई सी, वो लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है। सो वो सीकेंट स्क्वायर समथिंग बनना था। सही सही सही, वो आप उसको आप वो देख लीजिएगा, उसमें कैसे क्या वो एक मैथमेटिकल मिस्टेक है। तो बहरहाल इस तरह एक इन्होंने एक जनरल एनर्जी ली है, उस एग्जांपल को लिया और देन उसके लिए एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली है जी से, हीट कैपेसिटी निकाल ली है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ पर एंट्रोपी। इस तरह आप बाकी भी सारे वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि यहीं से निकाल के ना आप इसका प्रेशर भी कैलकुलेट कर लें और जी एच वगैरह सारा कुछ निकाल लें, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इन ग्राफ्स को भूल जाएं, ये ग्राफ्स नहीं करने आपने। ये सारा कुछ रहने दें। हाँ, ये उसके बी पार्ट वाला फंक्शन इन्होंने लिया है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और देन उसके लिए इंटरनल एनर्जी और बाकी चीजें कैलकुलेट की हैं। ये अच्छी एग्जांपल है, इसे कर लीजिएगा। ये प्लॉट्स रहने दीजिएगा। इस तरह के प्लॉट्स आपको बनाने के लिए नहीं दूंगा। अम, बनाने चाहिए वैसे, हमें करना चाहिए था ये भी, लेकिन बहरहाल फिलहाल मैं नहीं दे रहा कोई चीज। और आपने बस यहाँ तक ही करना है, बाकी जो ये अगला पोर्शन है ये हमने अभी करना है नेक्स्ट लेक्चर में, कि इनको कंबाइन कैसे करते हैं। और यहाँ से आप लोग अब आज के लेक्चर के हवाले से जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, ये चार प्रॉब्लम्स हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम जो अगले टॉपिक्स करेंगे उनसे रिलेटेड है। जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। अब अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ।